तो आज मैं Amazon प्राइम पर रिसेंटली रिलीज हुई तेलुगु हॉरर कम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जैसी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं अश्विनी कुमार वी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। यहाँ पर गोस्ट पोजेशन के एक यूनिक कॉन्सेप्ट को हम देख पाएंगे और हाल ही में मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन थ्रिलर फिल्म द कॉल को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की का ये कहना था कि भगवान नहीं होते, क्योंकि अगर वो होते तो उनकी माँ आज जिंदा होती। कुछ ही देर के बाद में एक एक्सीडेंट होता है जहाँ पर एक लड़की मारी जाती है। अब कुछ समय के बाद में हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड गोस्ट हंटर्स की एक टीम को देखते हैं जो कि एक हॉन्टेड मैंशन विक्टोरिया हाउस में जा रहे थे। इस टीम के मेंबर्स होते हैं शालिनी, जो, अभी और मोजो। रास्ते में इन लोगों को समीरा नाम की एक लड़की दिखती है जिससे ये एड्रेस मांगते हैं। समीरा विक्टोरिया हाउस का नाम सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और ये कहती है कि उसकी परमिशन के बगैर वो वहाँ पर नहीं जा सकते। समीरा का ये कहना था कि वो उस हाउस की ओनर है। फिलहाल वो जर्मनी में रहती है और कल ही इंडिया आई है और उसने दो बहनों को घर रेंट पर दिया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद में हॉन्टेड हाउस के रूमर स्टार्ट हो गए। कई सालों से वो उसको बेचने की कोशिश कर रही है, पर रूमर्स के चलते कोई उसे खरीद नहीं रहा है। वो अब इन गोस्ट हंटर से एक डील करती है। वो उन चारों को कमीशन देने के लिए रेडी हो जाती है यदि वो ये प्रूव कर देंगे कि हाउस हॉन्टेड नहीं है, और समीरा इन सभी को लेकर विक्टोरिया हाउस में चली आती है। बाहर से ये हाउस एक खंडर जैसा था। गोस्ट हंटर टीम अपने इक्विपमेंट को लेकर रेडी हो जाती है, जहाँ पर शालिनी जो को एक EMF मीटर देती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीटर। जब भी कोई गोस्ट आसपास होता तो ये मीटर उसकी फील्ड को डिटेक्ट कर लेता था। अब टाइम था शाम के 6:30। शालिनी कैमरा में प्लेस का इंट्रोडक्शन देती है और ये लोग स्विमिंग पूल से स्टार्ट करते हैं। स्विमिंग पूल एकदम गंदा था, कीचड़ हर जगह पर थी, पर उसके बीचों बीच एक चेयर थी जो कि काफी ज्यादा क्लीन थी। शालिनी ये पूछती है कि यहाँ पर कोई है क्या, यदि कोई है तो साइन दो। अभी इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था, पर यहाँ पर इनको कोई भी साइन नहीं मिलता। ये लोग एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ की वॉल पर ड्राइंग्स बनी हुई थी। अब इन लोगों को घर में आए हुए 3 घंटे हो गए थे, पर साइन नहीं मिल रहा था। यही बात अब शालिनी कैमरा में बताने जाती है कि तभी उसके पीछे का डोर अपने आप बंद हो जाता है। EMF मीटर में रीडिंग फुल दिखाता है। ये लोग फिर से उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर इन्हें विंडो के पास एक स्मॉल टेडी बियर डॉल दिखता है। विंडो से सभी लोग बाहर देखते हैं, तभी अभी को उसके कैमरा में एक ब्लैक गोस्ट दिखाई देता है। वो गोस्ट स्विमिंग पूल के चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक रेड टेडी बियर था। बाकी लोग भी कैमरा में इसे देखते हैं और अगले ही पल में इन सबके सामने उसी रूम में वो बड़ा सा टेडी बियर डॉल रखा हुआ मिलता है। वहाँ पर किसी के फुटस्टेप्स भी थे। इन सब से ये लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। समीरा ये कहती है कि नीचे टीवी ऑन हो गया है और हमें शायद अगला क्लू वहीं पर मिलेगा। अब नीचे जाकर शालिनी कैमरा में बोलती है यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कई सारे एविडेंस मिले हैं। तभी अभी के सामने एक ब्लैक गोस्ट फिर से आता है और वो इस बार कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। बाद में टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है, जहाँ पर अब हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डेट थी 24 जनवरी 2013। दो सिस्टर्स जैसी और एमी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। एमी ने जैसी का बैग कार में ही छोड़ दिया था, इसलिए जैसी चेक करने के लिए वहाँ पर जाती है। वहाँ पर वो बैग मिसिंग था। जैसी को ये लगता है कि बैग चोरी हो गया है, एज इन कार की विंडो ओपन थी। जैसी एमी को डांटती है, एज उस बैग के अंदर उसकी ID कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल सब कुछ था। वो अब पुलिस में जाकर कंप्लेंट करती है। बाद में वो एमी को लेकर विक्टोरिया हाउस आती है जो उसका घर था। एमी ये पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये किसका घर है और तुम मुझे एमी क्यों बोल रही हो। जैसी एमी की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी और इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। घर के अंदर जाने पर एमी अपना रूम पहचान नहीं पाती और वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो फर्स्ट टाइम उस घर में आई थी। इन दोनों को घर में आकर 2 दिन हो जाते हैं और जैसी को अपना बैग अब तक नहीं मिला था। वो ब्रेकफास्ट के टाइम एमी से ये कहती है कि उसे अर्जेंटली राजीव से बात करनी है, इसलिए वो एक नया मोबाइल परचेज करने जा रही है। राजीव का नाम सुनकर एमी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर एमी की ड्रेस को आप गौर से देखिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जेसी के जाने के बाद में एमी घर पर राजीव के फोन नंबर वाली डायरी को ढूंढने लगती है जो जेसी ने बैकअप के तौर पर रख रखी थी। बट यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि एमी अब बिल्कुल जेसी की तरह दिख रही थी, बिल्कुल हूबहू। उसका फेस बदल गया था एंड उसे राजीव का नंबर भी मिल जाता है। वो अपने छुपाए हुए मोबाइल से कॉल करने जाती है बट तभी डोर पर बेल बज जाती है। एमी डोर ओपन करती है और सामने इंस्पेक्टर रमेश नारायण थे। रमेश पीने के लिए पानी मंगाकर ये कहते हैं कि हमें आपका खोया हुआ बैग मिल गया है। जैसे ही एमी पानी लेने जाती है, जेसी वहाँ पर आकर रमेश से बैग लेती है। वो ये कहती है कि ये मेरा बैग नहीं है, किसी और का है, आप गलत बैग लेकर आए हैं। एमी रमेश को पानी देती है और जहाँ पर उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया था। रमेश को ये देखकर थोड़ा सा शॉक लगता है और वो जेसी से 1 मिनट वेट करने के लिए कहता है। वो गाड़ी से एक दूसरा बैग लेकर आता है जिसे जेसी अपना बैग कहती है। वो रमेश को थैंक्स कहती है, जहाँ पर रमेश अपना कार्ड देकर चला जाता है। रात में जेसी अपने बॉयफ्रेंड राजीव को फोन लगाती है पर राजीव उसे पहचान नहीं पाता। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट भी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग राजीव जेसी को फोन करके सॉरी कहता है। उसने अब उस डॉक्टर के पास एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दिया था जिसके पास जेसी जाना चाहती थी। डॉक्टर से मिलकर जेसी ये कहती है कि मेरी सिस्टर एमी 25 नवंबर 1987 को पैदा हुई थी। 18 साल होने के बाद में उसकी बॉडी रिवर्स में बदलने लगी है, फिजिकली और मेंटली। 16 साल होने के बाद में वो रुक चुकी है। अब वो ना ही बढ़ रही है और ना ही घट रही है। उसकी बॉडी और माइंड 16 इयर्स की है, जहाँ पर उसकी रियल एज 25 इयर्स है। डॉक्टर को ये सुनकर हंसी आने लगती है और जेसी को वो सीरियसली नहीं लेता। जेसी एमी की कई सारी फोटोज वीडियोस देती है एविडेंस के तौर पर। डॉक्टर एमी का फुल बॉडी स्कैन करता है और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। वो फोटोज वीडियोस को फोटोशॉप में बनाया हुआ कहकर जेसी को क्लिनिक से भेज देता है। बाद में राजीव जेसी को घर छोड़ता है और कई और डॉक्टर को कंसल्ट करने का आइडिया देता है। रात में जेसी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, तभी उसे एमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर एमी उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। जेसी ये कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया या फिर तुमने मुझे बुलाया। यहाँ पर एमी अजीब सा बिहेव कर रही थी। जेसी जब वापस आती है तब उसका लैपटॉप चेयर पर था, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। जेसी को फिर से एमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है और इस बार एमी ये कहती है कि मेरे बेड के नीचे कोई है, प्लीज चेक करो। अब जेसी चेक करती है, वहाँ पर एक और एमी थी जो कि ये कहती है कि मेरे बेड के ऊपर कोई है, चेक करो। जेसी इस बार बेहद डर जाती है और चेक करने पर बेड पर कोई भी नहीं होता। अब अचानक से एक काला हाथ जेसी को बेड के नीचे से आकर पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाती है और अगले दिन उठती है, यानी कि वो उसका एक नाइटमेयर था। जेसी जैसे ही बेड पर उठती है, उसके लेग्स पर उन्हीं फिंगर्स का निशान था। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि ड्रीम क्या है और रियलिटी क्या है। एमी अब नॉर्मल बिहेव करती है और आज फिशिंग जाने के लिए जिद करती है। जेसी उसकी डिमांड मानती है और ये दोनों पूरे दिन फिशिंग करते हुए एंजॉय करते हैं। एज इंडियन मूवीज में गाना तो होना ही चाहिए, इसलिए हमको ये सब एक गाने के सहारे दिखाया जाता है। रात में जेसी एमी को डिनर के लिए बुलाने जाती है, जहाँ पर उसे एक स्केच बुक मिलती है, जहाँ पर उसने डरावनी ड्राइंग्स बनाई हुई थी। डिनर के टाइम में वो एमी को ऐसे स्केचेस ना करने के लिए कहती है, जिससे एमी भड़क जाती है। वो फौरन ही गुस्सा होकर अजीब तरीके से जेसी पर चिल्लाकर चली जाती है। अगली सुबह जेसी को एमी बाथ टब में अनकॉन्शियस मिलती है। ऐसा लगता है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो। जेसी उसे बाहर निकालकर राजीव को फोन लगाती है। राजीव भी अब एमी के रूम को चेक करता है, जहाँ पर डरावनी ड्राइंग्स वॉल पर थी। रूम पानी से फ्लडेड था। वो अब एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहता है। जेसी के घर अगले दिन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आराध्या आती है। वो केस को स्टडी करके एमी से अकेले में कंसल्ट करने की बात करती है। जेसी उसे एमी के रूम में भेज देती है और कुछ टाइम बाद डॉक्टर आराध्या डर कर कांपते हुए बाहर आती है। वो ये कहती है कि एमी ह्यूमन नहीं है, अगर जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। वो घर से भागने लगती है, तभी एमी उसका रास्ता रोककर ये कहती है कि डॉक्टर आराध्या तुम घर से बाहर मत निकलना वरना मारी जाओगी। इससे जेसी की परेशानी और बढ़ जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एमी के साथ हो क्या रहा है। रात में जेसी को फिर से एमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है और इस बार उसको एक हेड प्रॉप और एमी स्विमिंग पूल में अनकॉन्शियसली तैरते हुए मिलती है। इससे वो बेहद डर जाती है और ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसका एक ड्रीम था। नेक्स्ट मॉर्निंग इंस्पेक्टर रमेश जेसी के पास आकर ये कहता है कि डॉक्टर आराध्या की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनके कार पर हमें एक ड्राइंग मिली है, क्योंकि लास्ट टाइम वो तुम्हारे घर पर आई थी, तो डू यू नो एनीथिंग। जेसी उस ड्राइंग को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसे एमी बार बार ड्रॉ कर रही थी।
वो बोलने जाती है पर राजीव उसे रोक लेता है और वो इंस्पेक्टर को झूठ बोलकर भेज देती है। जैसी किचन में राजीव के लिए कॉफी बनाने जाती है तब फ्रिज में उसे एमी पजल स्टेट में दिखती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। जब राजीव आकर चेक करता है तो फ्रिज बिल्कुल नॉर्मल था। अब इनको एमी के रूम से लाउड साउंड सुनाई देने लगती है और चेक करने पर इस बार एमी क्लियरली पजेस्ड हो जाती है। वो पजल स्टेट में जैसी पर हमला करने आती है और जैसी अब ये कहती है कि हमें डॉक्टर की नहीं बल्कि एग्जॉर्सिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसी और राजीव एक प्रोफेशनल एग्जॉर्सिस्ट को ढूंढकर उसे घर पर लेकर आते हैं। एग्जॉर्सिस्ट फर्स्ट टाइम एमी को चेक करके राजीव को एक डायरी देता है। उसके अंदर एग्जॉर्सिज्म करने के प्रोसीजर्स और वो सब आइटम्स लिखे हुए थे जो राजीव को लाने थे। अगले दिन राजीव सभी आइटम्स को लाता है और एग्जॉर्सिस्ट अपना काम शुरू कर देता है। एक टेबल पर एमी को जैसी को सामने बैठाता है। राजीव को वो एमी को चेयर से बांधने के लिए कहता है बट राजीव जैसी को बांधकर उसके मुंह को ही बांध देता है। जैसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एज पजेस्ड तो एमी हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगती है। एग्जॉर्सिस्ट चैंटिंग करने लगता है, अपने हाथों को जैसी के सर पर रखकर उसे एमी की ओर देखने के लिए कहता है। जैसी जब देखती है तो एमी उसके जैसी ही दिख रही थी। वो एमी नहीं थी जिसको वो जानती थी। एग्जॉर्सिस्ट ये कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर नहीं है और ये बॉडी भी तुम्हारी नहीं है। मिरर में देखने पर जैसी अपना चेहरा देखती है और वो उसको पहचान नहीं पाती। एग्जॉर्सिस्ट अपने ग्लास बॉल में उसे वही कार एक्सीडेंट शो करता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। आई मीन व्हाट द हेल इज दिस? क्रिस्टल बॉल वाला जादू, रिडिकुलस। खैर जैसी की आंखें अब ब्लैक हो जाती हैं और वो एग्जॉर्सिस्ट की बात नहीं मानती। एग्जॉर्सिस्ट चैंटिंग करने लगता है और राजीव बेल बजाने लगता है जिससे जैसी चिल्लाने लगती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। ये सब बैक स्टोरी थी जो गोस्ट हंटर वाली टीम टीवी पर देख रहे थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता जैसी कौन थी, उनके जैसे दिखने वाली लेडी कौन थी और एमी का क्या हुआ। एंड इवन यू गाइज मस्ट बी कंफ्यूज्ड एज वेल। तो शालिनी ये सारे सवाल यहाँ पर भूतों से करती है। यहाँ पर समीरा को अचानक से पीठ पर तेज दर्द होने लगता है और चेक करने पर वहाँ पर आई डोंट नो लिखा हुआ था। समीरा ये कहती है कि घर के ड्रॉर में राजीव और इंस्पेक्टर का नंबर होगा, हमें उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। राजीव का तो नंबर नहीं लगता लेकिन शालिनी इंस्पेक्टर रमेश को फोन लगाती है और जैसी के बारे में पूछने लगती है। रमेश उन्हें फौरन वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। शालिनी अब फोर्सफुली इंसिस्ट करती है। एज ए प्रोफेशनल गोस्ट हंटर्स उन्हें ये जानने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। रमेश अगेन वार्न करते हुए ये कहता है कि आप लोग ट्रुथ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। खैर अब रमेश किसी तरह से विक्टोरिया हाउस आता है और एक बैक स्टोरी बताता है और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। एग्जॉर्सिज्म के अगले दिन जैसी को हम एक नए घर पर देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर आराध्या भी थी जो जैसी से अपना नाम पूछती है। यहाँ पर जैसी अपना नाम श्रुति बताती है। यहाँ पर उसकी ट्विन सिस्टर अमृता, रमेश, एग्जॉर्सिस्ट और राजीव भी था। यहाँ पर हुआ ये था कि श्रुति खुद को जैसी मान रही थी और वो अमृता को एमी मानती थी। यहाँ रमेश श्रुति को सारी कहानी बताता है कि मैं जनवरी 26 की सुबह को स्टेशन पर गया था। वहाँ पर एक चोर की पिटाई हो रही थी। उसने 2 बहनों का एक बैग चुराया था। सिस्टर्स ने अपना एड्रेस विक्टोरिया हाउस लिखवाया और 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी के सुबह 6 बजे विक्टोरिया हाउस में रहने वाली 2 बहनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक सिस्टर के बॉयफ्रेंड राजीव ने बॉडी को जलाया था। अब उसी घर में रहने वाली सिस्टर्स ने सुबह 7:30 बजे मिसिंग बैग की कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी। स्टेशन पर रोड एक्सीडेंट में मिला हुआ एक बैग भी था जिसकी आईडी पर नेम जैसी था। चोर से मिले हुए बैग में आईडी नेम श्रुति था और उसको तभी से शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं जब हाउस में बैग लौटाने गया तब ट्विन सिस्टर्स को देखकर वो सरप्राइज हो गया। वहाँ पर जो लड़की अपने आप को जैसी कह रही थी उसने चोर से मिले हुए बैग को आइडेंटिफाई नहीं किया बल्कि एक्सीडेंट स्पॉट से मिले हुए बैग को अपना बोला और उसको वहाँ पर अमृता का हेल्प वाला साइन भी दिखा था, इसलिए उसने अपना कार्ड जैसी को दिया था। बाद में उसने राजीव और अमृता से बात करी जिससे उसको सारी स्टोरी पता चली। श्रुति और अमृता हैदराबाद से इस शहर आ रहे थे जहाँ पर बीच में उन्होंने जैसी की कार एक्सीडेंट साइट को देखा था। उसके तुरंत बाद ही जैसी की सोल ने श्रुति को पजेस कर लिया, लेकिन गोस्ट को ये नहीं पता था कि वो बॉडी उसकी नहीं है बल्कि किसी दूसरे की है। उसे अमृता एमी जैसी दिखती थी इसलिए वो उसे विक्टोरिया हाउस लेकर गई। अब श्रुति की बॉडी से जैसी की गोस्ट को निकालना था। ये सारी कहानी उन्होंने उस एग्जॉर्सिस्ट को बताई। जैसी अब भूत प्रेत में नहीं मानती थी तो पहले उसे यकीन दिलाना जरूरी था कि भूत होते हैं, इसलिए फर्स्ट राजीव ने डॉक्टर से फेक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। अमृता के पजेस होने का नाटक करना शुरू किया। डॉक्टर आराध्या ने भी मरने का नाटक किया।
रूम के अंदर लगी हुई ड्राइंग्स भी नकली थी। हर तरीके से जैसी को यकीन दिलाया गया कि भूत होते हैं। जब वो कन्विंस हो गई तब एग्जॉर्सिज्म करके जैसी की आत्मा को उसकी बॉडी से निकाला गया। श्रुति को ये सब सुनकर शॉक लगता है और गोस्ट हंटर्स की टीम को भी शॉक लगता है, एज ये उनका फर्स्ट रियल एक्सपीरियंस था। अब अचानक से ही समीरा यहाँ पर गायब हो जाती है। सब लोग समीरा को ढूंढने लगते हैं। रमेश ये पूछता है कि समीरा कौन है। अभी ये कहता है कि वही लड़की जो आपके बगल में बैठी थी इतनी देर से, वो इस घर की ओनर है। रमेश अब उनको एक शॉकिंग बात बताता है कि उनको तो बस वही 4 लोग यहाँ पर दिखाई दिए थे। रमेश अब इन सबको जैसी के रूम में लेकर जाता है जहाँ पर एक पोर्ट्रेट था। वो पूछता है कि क्या यही समीरा है। जब सभी लोग हाँ भरते हैं तब रमेश ये कहता है कि यही जैसी है। हमें अब फौरन यहाँ से जाना होगा वरना वो मारे जाएंगे। इस घर में आने वाली 80% वुमेन मिसिंग हैं। यहाँ के रूमर सच हैं। जैसी सबको हॉन्ट कर रही है। और शुरुआत में हमको जो 2 लड़कियां दिखाई गई थी वो जैसी और उसकी बहन ही थी। घर में अचानक से सभी आइटम्स गिरने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से बाहर भागने लगते हैं। बाहर आकर देखने पर शालिनी और जो घर के अंदर ही ट्रैप हो गए थे। रमेश के मना करने के बावजूद अभी और मोजो अपनी फ्रेंड्स को बचाने फिर से घर के अंदर चले जाते हैं और रमेश भी उनके साथ जाता है, एज वो एक पुलिस ऑफिसर था और लोगों को बचाना उसका फर्ज था। घर के अंदर देखने पर जैसी ने जो को पजेस किया हुआ था और उसे शालिनी एमी लग रही थी। वो वॉल पर एक मैसेज लिखती है कि लीव और डाई, चले जाओ वरना मारे जाओगे। अभी शालिनी को ढूंढने लगता है। इससे जैसी गुस्से में एक एक करके सबको मार डालती है। रमेश भी उसी घर में ट्रैप हो जाता है। फिल्म के एंड में हमें जैसी ब्लैक ड्रेस में उसी चेयर पर बैठे हुए दिखाई देती है और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म जैसी की कहानी। फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर का मिक्सचर है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स तो किया गया है जिससे ये एक यूनिक जॉनरा बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी भी बढ़िया है। लाइट, साउंड्स एंड एटमॉस्फेरिक हॉरर एलिमेंट्स आपको डराने में कामयाब होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए वाटरफोन इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है जो कि इंडिया में पहली बार है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है जो कि फिल्म को यूनिक बनाती है। बात करें फिल्म की कमियों की तो लॉजिक कई जगहों पर ठीक नहीं बैठता। फिल्म में जैसी का एक्सीडेंट 24 जनवरी को मॉर्निंग 6 बजे में हुआ था। इंस्पेक्टर रमेश जनवरी 26 को विक्टोरिया हाउस आता है। मतलब 2 दिन तक 25 साल की अमृता किसी और के घर पर है, अपनी वियर्ड तरीके से बिहेव करने वाली सिस्टर के साथ में रह रही है। एंड यहाँ पर भूत तो खुद की ही शक्तियों के बारे में नहीं जानता था। देन एंड में जैसी ऐसी शातिर स्पिरिट बन गई जो कि बिल्कुल ही मार काट कर रही है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था कि भूत को ही डराकर इंसान यकीन दिला रहे हैं कि वो भूत है। फाइनली 26 जनवरी की मॉर्निंग को सभी पुलिस ऑफिसर्स रिपब्लिक डे परेड में होते हैं। चाहे स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तहसील हो, हर जगह एक रिपब्लिक परेड ग्राउंड होता है। वहाँ पर ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है। फिल्म की डेट कुछ भी हो सकती थी बट यहाँ पर ये कमियां छोड़ दें तो ओवरऑल ये गुड फिल्म है। हालांकि मैं स्टार्टिंग में ही समझ गया था कि समीरा भूत है, एज इस तरह की कहानी मैं पहले देख चुका हूँ जहाँ पर अक्सर ऐसा होता है। सो